गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक कवर किया था, आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर चला हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक कवर किया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, और एक्सरसाइज आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, और आप कैसे अटैम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन को। देखो, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि या तो आपको कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीफ में बतानी है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। ठीक है, या फिर प्रोसेस बताना है आपको कैसे डिकम्पोज होता है ग्लूकोज। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कौन कौन से डिफरेंट वेज है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या लिखोगे कि चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटिस्ट, एल्गी, फंगी, ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर रेस्पिरेशन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेक डाउन क्या होगा, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर होगा। जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उसे क्या कहा जाता है। सबसे फर्स्ट आप ये बताओगे कि जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस प्रोसेस में कोई भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो उस ग्लूकोज का कन्वर्ट होना या ब्रोकन डाउन होना किसके अंदर, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसी को ही ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, कुछ यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, वो किस केस में देखने को मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, जब क्या होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। जब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, और किसके एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसी को ही एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें आपके कई पॉइंट्स क्लियर हो गए। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, सेकेंड आपका जो है पाथवेज जो हो जाएंगे ग्लूकोज के, कैसे जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। थर्ड आपको ये पता लग गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको कई चीज़ें इसमें क्लियर हो गई है 1 मार्क्स में जो आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है क्रैब्स साइकिल, कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प से, और वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अदर प्रोडक्ट यहाँ पर निकलते हैं वो क्या है, वाटर और कुछ एनर्जी, लोड्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। और इस एनर्जी का यूज़ करके क्या किया जाता है, एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और उसी को ही क्रैब्स साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ सबसे पहले पायरुवेट के अंदर, फिर जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन हो रहा है कहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे कि क्या प्रोडक्ट निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहे हैं। ठीक है, जब आप एक्सेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वो यही ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बाहर निकल रही है, और कुछ एनर्जी। लेकिन जो यहाँ से जितनी भी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, ग्लूकोज के प्रोसेस से, वो सारी की सारी एनर्जी किस लिए यूज़ की जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सिंथेसाइज की जाती है, यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रैब्स साइकिल कहा जाता है। और एक और बात यहाँ पर, ये क्रैब्स साइकिल भी कहा जाता है इसको, और इसी को ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, कि जो ग्लूकोज का या पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, उसी को ही यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो आपके 2-3 पॉइंट्स जो हैं इसी में क्लियर हो गए। क्रैब्स साइकिल क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं। ठीक है, और पाथवे तो आपका क्लियर हो ही गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जब एक मॉलिक्यूल टूटता है, यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है, तो कितनी जो है एटीपी सिंथेसाइज होती है, कितनी एटीपी के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं।
तो यानी कि फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 ATPs आर सिंथेसाइज, 38 जो है ATP सिंथेसाइज होते हैं। अब व्हाट इज़ द ATP? ATP की फुल फॉर्म क्या है? जो ATP है, व्हाट इज़ ATP, ये कैसे बनता है, इसका भी आपका क्वेश्चन है। अभी पहले थर्ड स्टेप, अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे हो रहा है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे हो रहा है। लेकिन जब क्या करते हो आप, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो किसके अंदर होगा, पायरुवेट का ब्रेकडाउन किसके अंदर हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है मसल सेल के अंदर ही, ठीक है। लेकिन जब अगर ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड रिलीज़ हो जाता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज और इन मसल्स जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है ड्यू टू क्विक फिजिकल वर्क। तो आप क्या करते हो, कुछ फिजिकल वर्क करने से जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कम हो जाती है उसकी सप्लाई, तो जिससे जो पायरुवेट है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और को टेम्परेली अगर स्टोर करके रखते हैं मसल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्लूकोज है सबसे पहले उसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया, तो वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थी, ठीक है। फिर पायरुवेट जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन किस में, इन द, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, एब्सेंस में, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी में। तो आप ये पूरा का पूरा बता सकते हो, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद है नेक्स्ट, आपसे पूछ लिया जाता है कि कमेंट अपॉन दिस इम्पोर्टेंस ऑफ, एक सेकेंड, आपसे पूछ लिया जाता है कमेंट अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, ATP के बारे में कुछ बताना है, या फिर ATP मॉलिक्यूल्स के सेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ATP की फुल फॉर्म होती क्या है। तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन यहाँ पर क्या है, यानी कि ATP की अगर आप बात बताते हो तो इट इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस करने के लिए ये क्या होती है, यही एनर्जी करेंसी होती है। इसी एनर्जी की हेल्प से बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मतलब परफॉर्म किए जाते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पर रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है, ये जितनी भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पर, वो सारी एनर्जी यूज़ करके ATP के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करके कैसे करते हैं ये, तो यहाँ पर क्या होता है कि एडिनो डाइसाइफ, ये क्या है, डाइफॉस्फेट ADP, जब इसके अंदर फॉस्फेट मिल जाएगा प्लस में एनर्जी, ये जितनी भी हमारी एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज़ हुई है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ATP की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या, जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं जितने भी, वो क्या करते हैं, ATP का यूज़ करके बहुत सारी जो है रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ATP इज़ यूज्ड इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर ATP का यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, या बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखने के लिए भी ATP की ही हेल्प ली जाती है, ATP ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका ये क्लियर हो गया आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे इससे रिलेटेड। ATP के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही कि सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, आपने देख लिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो उसके बाद जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये इंश्योरिटी रहनी चाहिए कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उनकी बॉडी में, सफिशेंट ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जा सके, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसे क्या चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये जो है कि उनकी बॉडी में सफिशेंट ऑक्सीजन जा सके, ठीक है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज, आपने देखा है जो प्लांट्स है वो उनके अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटल पोर की हेल्प से होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था बाहर गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि CO2 और ऑक्सीजन, यानी कि इनका गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर होता है, स्टोमेटा के अंदर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया, कहा गया एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस इंश्योर दैट, जो भी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली कांटेक्ट में रहे एयर के, जिससे कि ईजिली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके, और वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूज़न की हेल्प से होता है, ठीक है। और मैंने ये बताया भी था आपको
आगे बताती हूँ कैसे। उसके बाद दे कैन गो इनटू द अवे फ्रॉम देम। अब यहाँ पर देखो ये जो डिफ्यूज़न की डायरेक्शन होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगी और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पे। देखो सबसे मेन इस पॉइंट में क्या कहा गया है, जैसे आप रेस्पायर करते हो वैसे ही प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, और प्लांट्स भी क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, ये इनके इनके क्या होंगे, डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से ये सब होते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नाइट के टाइम, एट नाइट, जब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सनलाइट तो नहीं होती ना रात के टाइम पे, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती प्लांट्स के अंदर, तो जब भी प्लांट रेस्पायर करते हैं तो क्या होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। ठीक है, रात के टाइम में जब वो रेस्पायर करते हैं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एलिमिनेट हो रही होती है उसी टाइम पर। और दिन के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, जनरेट हो जाती है। अब देखो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, वाटर प्लस में CO2 और सनलाइट। ठीक है, तो ये दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो जब भी प्लांट रेस्पायर करते हैं और एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो वो कौन यूज़ कर लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है। ठीक है, तो डे के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2 जो है वो यूज़ हो जाती है, कब हो जाती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम्स पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ नहीं होती, और यहाँ पर क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस टाइम पर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती। उसके बाद आपके पास आपको कहा गया है जो एनिमल्स हैं हैव इवोल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हर अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग जो होंगे उनके ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट में से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो टेरिशियल एनिमल जो लैंड पर रहते हैं कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ कर लेते हैं उसको। उसके बाद बट ऑक्सीजन जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन जो है लेते हैं, तो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो उस सांस ले यानी कि वो किसको लेंगे, जो डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो उसको लेते हैं। जो लैंड पर रहते हैं वो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन जो पानी में रहते हैं वो किसको लेते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है जो कि बहुत कम होती है। तो देखो यहाँ पर तो यही बताया गया है कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर वो बहुत कम होती है एज़ कंपैरिजन टू द जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और आपको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 21% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो यानी कि नदियों में डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कितनी प्रेजेंट होगी, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पानी में बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसी वजह से जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर कम से कम 80 से 90 टाइम्स यानी कि सांस लेंगे, जिससे क्या कर सके, वो अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर सके। ठीक है, समझ आ गई, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो होती है 21%। वो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, टेरिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो इनफ होती है। इसलिए जो टेरिशियल जो लैंड पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे उनका जो ब्रीथिंग रेट होगा वो स्लो होगा। ठीक है, वो ईजिली क्योंकि हमें जितनी मिल रही है हम उसको ले सकते हैं। लेकिन जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी जो, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है डिज़ोल्व फॉर्म में वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 1 मिनट में कम से कम 90 से 100 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, यानी कि इतने टाइम ब्रीथ करने से ताकि वो अपनी ऑक्सीजन को ले सके जितनी उन्हें चाहिए। ठीक है, तो रेस्पायर कर सके वो। तो यही सब बताया गया इसमें कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो एज़ कंपैरिजन टू द जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, इसीलिए जो रेट है ब्रीथिंग का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, यानी कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनका ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू टेरिशियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
फिशेज़ क्या करती हैं, वाटर लेंगी, वो टेक इन वाटर थ्रू माउथ की हेल्प से, और उसको क्या कर देती है, गिल्स में फोर्स कर देती है, डाल देती है, अपने गिल्स तक पहुंचा देती है फोर्सफुली। फिर जहाँ पर जो वो डिसोल्व ऑक्सीजन होगी वो किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से जो है वो पूरी बॉडी में वो फैल जाती है। फिर इनके ब्लड जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में उस ऑक्सीजन को ले जाते हैं। उसके बाद क्या, टेरिशियल ऑर्गेनिज्म क्या यानी कि जो टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स है जो लैंड पर रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। हर डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट, जो इस ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। ऑल दिस ऑर्गन हैव अ स्ट्रक्चर, ये जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है, जो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, जिससे कि जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर्स, यानी कि सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वहाँ पर उसी सरफेस पर होता है। ठीक है, यानी कि CO2 का एक्सचेंज और कार्बन ऑक्सीजन का यानी कि बॉडी के अंदर आना, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो उस सरफेस पर हो रहा है। इसी वजह से किसी जो ऑर्गन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया को, जिससे कि ईजिली जो है ये फंक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो अभी आप देखोगे भी कैसे जो ये ऑर्गन जो है स्ट्रक्चर को कर देते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्सपेंड कर देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम अभी आपको पता लगेगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, कैसे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। देखो ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। ठीक है, हवा आपकी नोज़ के थ्रू जाती है, नोस्ट्रिल के थ्रू जाती है, और एयर जो है पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय, यानी कि फाइन हेयर, जो नोस्ट्रिल्स के अंदर यानी कि नोज़ के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, उनको यानी कि क्या करते हैं, हम किल कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी नोस्ट्रिल्स है उसके अंदर क्या होता है, कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो जो हवा आपकी नोज़ में से पास होती है उसमें जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो हेयर क्या करेंगे, उसको किल करने का काम कर देंगे, जिससे कि नोस्ट्रिल में से वो एयर है जो फिल्टर होके जाती है। ठीक है, और एयर यानी कि आपने देखा होगा, और नोज़ के अंदर कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये पैसेज होते हैं लाइंड विद म्यूकस, जो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। वो भी क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया डर्ट प्रेजेंट होगा वो रिमूव करने का काम करते हैं। म्यूकस का मतलब जैसे आपने बलगम सुना होगा। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, एयर में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर, फिर यहाँ से जो एयर है वो पास होती है गले में से और कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर। ठीक है, और फिर जो आपकी थ्रोट है जिसको विंड पाइप कहा जाता है, यानी कि ट्रैकिया, जिसको आप विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि कार्टिलेज की रिंग लगी होती है, जिससे कि क्या होगा, जो एयर जा रही है उसमें से वो कोलैप्स ना करे। देखो सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ से पास होगी, आपके नेसल पैसेज से पास होती हुई फेरनेक्स और लैरिंक्स से, यानी कि ट्रैकिया से पास होती है। ट्रैकिया क्या है, यहाँ पर विंड पाइप है। ठीक है, और ये किससे मिलके बनी हुई है, ये देखो दिया भी हुआ ये रहा, रिंग ऑफ कार्टिलेज से मिलके बनी होती है ये जो ट्रैकिया है। क्योंकि ये जो कार्टिलेज है ये क्या, सॉफ्ट बोन होती है, ये आपस में, यानी कि अगर यहाँ से प्रेशर आ जाए एयर का और यहाँ से प्रेशर आ जाए तो ये कोलैप्स ना करे, चिपके ना, उसको रोकती है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विद इन द लंग्स, अब अगर आप लंग्स को उसके बाद देखोगे तो लंग्स जो है वो डिवाइड होगा फर्दर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड एल्वियोली। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखते हो ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जो है डिवाइड हो रही है 2 लॉब्स के अंदर। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, ब्रोंकी। ठीक है, फिर ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर। आपको देखने को भी मिलेगा, ये देखो ब्रोंकी जो है वो डिवाइड हो रही है फर्दर, ये नेटवर्क्स दिख रहे हैं आपको, तो वो क्या है, ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। फिर जो ब्रोंकियोल्स के बाहर आपको ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स के ऊपर आपको छोटी छोटी ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसको कहा जाता है एल्वियोली, जहाँ पर क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके सारे ब्लड से एल्वियोली के अंदर आएगा और ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में चला जाएगा, वो भी बताती हूँ अभी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गई होगी कि विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जो टर्मिनेट होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, जो एल्वियोली होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर गैसियस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो भी देखो कैसे होगा कि आप ये देखते हो आप एल्वियोली। ठीक है, ये आपकी क्या है, एल्वियोली, एक सेकेंड, ये क्या है, एल्वियोली। ठीक है, तो जो भी एयर आ रही है
एयर यहाँ पर आएगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो कैसे जो है आपके सेल्स के अंदर जाएगी, ये इसका सरफेस है एल्वियोली का। ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है, यहाँ पर ब्लड में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ CO2 प्रेजेंट है आपके ब्लड में तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ से जो CO2 है ब्लड से वो एल्वियोलर सैक के अंदर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो कहाँ मूव कर जाएगी, ब्लड के अंदर मूव कर जाएगी। तो ऐसे जो CO2 है फिर जब आप क्या करते हो, एक्सेल करोगे वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। आपको समझ आ गया होगा अब तो। और कैसे होता है ये कि कैसे इनहेल करोगे और कैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो सबसे पहले जो एल्वियोली है वो क्या सरफेस प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, उसके बाद जो वॉल है एल्वियोली की, वहाँ पर जो एल्वियोली की वॉल है वहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी नसें प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो, सांस लेते हो, कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एकदम जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ करोगे एकदम से, तो आपके जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपका डायफ्रागम है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, रिब्स आपके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपका डायफ्रागम है बिल्कुल क्या हो जाएगा, वहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। और जो चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाएगी, जिससे कि क्या होगी, जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर फंस जाएगी, आपके इस एल्वियोली को एक्सपेंड कर देगी, जिससे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन और CO2 का जो है गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये क्या कर देगी, एयर जो है वो आपकी लंग्स के अंदर भर जाएगी, जिससे कि एल्वियोली को पूरी तरह से एक्सपेंड कर देगी, जिससे कि जो ब्लड है ब्रिंग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी आपको बताया ना कि जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में से ब्लड लेके आएगा और फिर वहाँ पर कहाँ रिलीज़ कर देगा, एल्वियोली के अंदर। और ऑक्सीजन जो एल्वियोलर एयर में प्रेजेंट है उसे कौन ले लेगा, ब्लड। ठीक है, और जिसको फिर वो ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देगा, बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी के हर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल जब भी आपके अंदर एयर जा रही है, टेकन इन, या जब आप एक्सहेल करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से सारी एयर बाहर निकल जाती है, आपके लंग्स के अंदर कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम में एयर रह जाती है। ठीक है, जो कि क्या टाइम प्रोवाइड करती है कि आप यानी कि जो आपको प्रोवाइड करती है सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड, सफिशिएंट टाइम जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाए, उसके लिए सफिशिएंट टाइम जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप जैसे कि आपका बॉडी साइज़ जो है बहुत लार्ज होता है। ठीक है, तो हर काम सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर अकेला ही जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं कर सकता हर बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे आपकी ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके ब्लड वेसल में ब्लड प्रेजेंट होंगे, RBC, WBC। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल में ही जाती है, डिफ्यूज़ कर जाती है ये ऑक्सीजन, तो ये RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसके साथ ये बाइंड करके और फिर ये बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होंगी, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये डिज़ोल्व फॉर्म में, ये क्या करता है, ये पूरी तरह से घुल के, यानी कि वाटर के साथ घुल के ये आपकी बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यही जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी क्या ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जाता है। ठीक है, तो पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और ये जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो सोल्यूबल होती है पानी के अंदर देन द ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ब्लड के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि रेस्पिरेशन कैसे होती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कैसे करोगे तो वो भी बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो अभी आप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करोगे,
देखो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आप बताओगे कि कौन कौन से जो हैं ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी के अंदर, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? थोरैकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है? एक बैलून लाइक फ्लेक्सिबल स्पोंगी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेज का। एक्सचेंज और गैसेज नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये? एल्वियोली के अंदर होता है ना, कि लंग्स है, लंग्स दो पार्ट्स में, इनकी जो ट्रैकिया होती है बीच में विंड पाइप होती है, वो क्या होती है? डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, ब्रोंकी बोलते हैं जिसको। फिर ब्रोंकी आगे आगे ब्रांच स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, उसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। फिर इस ब्रोंकियोल के बाहर क्या होते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसको एल्वियोली कहा जाता है। और इसी एल्वियोली के अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो, इन एडिशन टू द, यानी कि इन एडिशन टू द लंग, यानी और ये जो आपका लंग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि इन लंग्स को छोड़कर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना होता है? नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, ट्रैकिया और ब्रोंकी, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जो ब्रोंकी है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्योल्स के अंदर, और ब्रोंक्योल जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं किसमें? बैलून लाइक या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर भी, अगर आप देखोगे ये ट्रैकिया है, यहाँ पर क्या है? ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी आगे फर्दर डिवाइड हो रही है ब्रोंक्योल्स में, और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? एल्वियोली, जहाँ पर क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद आप बताओगे कि ये 2 पार्ट्स के अंदर होता है, और जब आप इनहेल करते हो, तो जब आप इनहेल करोगे तो आपका क्या होता है? आपकी लीफ या रिप्स है जो क्या हो जाती हैं? वो उठ जाती हैं, आपका डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है, जिससे कि आपकी चेस्ट की कैविटी लार्जर हो जाती है। एयर जो है वो सक हो जाती है लंग्स के अंदर, जिससे कि आपकी एल्वियोली एक्सपेंड कर जाए और गैसेस जो है इजीली एक्सचेंज हो जाए। CO2 जो है ब्लड से डिफ्यूज़ कर जाती है, ये भी बताया था मैंने आपको, ये आपका एल्वियोली है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है? CO2 जो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में से आया है वो क्या करता है? एल्वियोली के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो एयर में से आई है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या है? आपके ब्लड के अंदर चल जाती है, और ब्लड से पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। उसके बाद आप एक्सहेल करते हो, तो आप क्या करते हो? जब ब्रीथ आउट करोगे तो उस टाइम पे क्या होता है? आपका रिप जो है नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म में होता है। डायफ्रागम कन्वेक्स यानी कि कन्वेक्स जैसा हो जाता है, बिकम कन्वेक्स, और ये लंग्स को पुश करेगा जिससे कि एयर जो है वो बाहर निकल जाए। और ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल, आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपके लंग्स में से सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी, कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम की तरह रहती है। तो इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जॉर्व। तो ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है सफिशिएंट टाइम, जिससे कि ऑक्सीजन जो है ऑब्जॉर्व हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। देखो जब आपने मतलब आपने इनहेल किया, तो इनहेल करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा इस केस में? ये देखो आपके जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, रिप्स क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ? ईजिली जो है यहाँ पर एल्वियोली को मिल जाती है, क्या है? एक्सपेंड हो जाता है, और ईजिली यहाँ पर क्या हो जाती है? गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। और जब आप क्या करते हो? ब्रीथिंग आउट करते हो, एक्सहेल करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो आपका डायफ्रागम है वो कैसी शेप ले लेता है? कन्वेक्स शेप ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कन्वेक्स शेप लेकर लंग्स को पुश करता है कि एयर जो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये आपका स्टेप है। उसके बाद है नेक्स्ट, आप कैसे क्वेश्चन करोगे, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका कैसे क्वेश्चन आएगा और आप कैसे इसको अटैम्प्ट करोगे। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो यही था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, और ग्लूकोज का क्वेश्चन आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। और आपसे यही आपका एक और क्वेश्चन रह गया है। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि टेरिशियल ऑर्गेनिज्म वाला और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाला, तो वो क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आएगा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरिशियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग फॉर रेस्पिरेशन। तो यानी कि कौन सी एडवांटेज होती है टेरिशियल ऑर्गेनिज्म के पास जो कि लैंड पे रहते हैं, ठीक है, एज कंपैरिजन टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के, और रेस्पायर करने के टाइम पर ऑक्सीजन से रिगार्डिंग, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के टाइम पर कौन सी जो है उनके पास एडवांटेज होती है। तो आपको ये भी बताया मैंने कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास गिल होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं। जैसे आपके पास लंग्स हैं वैसे उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। और कुछ मॉइस्ट स्किन होती है जो कि ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने का काम करती है। और जो ये किस पे डिपेंड करते हैं? फॉर ऑक्सीजन के लिए ये डिपेंड करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लो। जो यहाँ पर ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होंगे उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू द टेरिशियल ऑर्गेनिज्म की। और अगर आप टेरिशियल ऑर्गेनिज्म के पास अब एडवांटेज क्या होती है, क्योंकि वो
क्या होते हैं, लैंड पर रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर को ले सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है, तो जो एयर है वो कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन को, 21% कंटेनर नहीं कंटेन करेंगे। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिज्म हैव लंग्स, इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, लंग होते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, जो कि विच आर मच एफिशिएंट देन गिल्स, से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे वो। तो इसी वजह से सो द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म गेट रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो लैंड में रहने वाले यानी कि ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें क्या होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है इसी वजह से। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।